नमस्कार, भारत एक्सप्रेस डिजिटल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मेरी बात, जिसे लिखा है भारत एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर उपेंद्र राय ने। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, पीएम मोदी की वैश्विक छवि को धूमिल करने की औपनिवेशिक मानसिकता। राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री के विरोध का उन्हें पूरा अधिकार है, लेकिन जब वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री पद पर सवाल उठते हैं तो उसका मतलब देश पर सवाल उठना होता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। वामपंथी संगठनों से जुड़े छात्र संगठन डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध के बावजूद इसके प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। खासकर दिल्ली के जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया में इस विवाद पर कुछ ज़्यादा ही हंगामा है। दोनों जगह विवादित हो चुकी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को रोकने के विश्वविद्यालय प्रशासन के कथित प्रयासों के खिलाफ छात्र संगठन लामबंद होते दिखे हैं। मसला अब विश्वविद्यालयों के कैंपस तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि वहां से निकलकर राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया है। कांग्रेस की केरल इकाई ने प्रतिबंध के बावजूद राज्य में इस डॉक्यूमेंट्री की सार्वजनिक स्क्रीनिंग कर दी है। भारत सरकार का तर्क है कि साल 2002 में गुजरात में भड़के दंगों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री में तथ्यों को गलत तरीके से तोड़ मोड़ कर जिस तरह पेश किया गया है, उससे ब्रिटेन की आधिकारिक प्रसारण कंपनी बीबीसी की औपनिवेशिक मानसिकता का परिचय प्राप्त होता है। लिहाजा भारत सरकार ने डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंधित कर दिया है, लेकिन देश का राजनीतिक विपक्ष जिस तरह से इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी से जोड़कर इसके प्रदर्शन पर अड़ा हुआ है, उसके कारण विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि विवाद के बीच इसी अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोंटने का आरोप लगाकर अनिल एंटनी ने केरल में कांग्रेस से किनारा भी कर लिया है। ये और बात है कि उनके पिता ए.के. एंटनी खुद अपने लंबे राजनीतिक करियर में 3 बार कांग्रेस से इस्तीफा देकर पार्टी में वापसी कर चुके हैं। दरअसल इस विवाद की वजह केवल 2 पक्षों की आपसी असहमति नहीं, बल्कि इसका विषय उससे कहीं ज़्यादा व्यापक है। पहला सवाल तो जाहिर है डॉक्यूमेंट्री के मकसद को लेकर ही उठता है। घटना के 20 साल बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस पर 1-2 भाग वाली डॉक्यूमेंट्री बनाने की ज़रूरत पड़ गई? क्या कुछ ऐसे नए तथ्य सामने आए हैं जो इस घटना पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत पैदा करते हैं? हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में मोदी को क्लीन चिट दे दी है। गुजरात दंगों के लिए जो लोग दोषी थे उन्हें सज़ा भी हो चुकी है, कई तो अभी भी जेल में हैं। सबसे ख़ास बात तो ये है कि इस घटना के बाद से नरेंद्र मोदी ने 3 बार गुजरात के विधानसभा चुनाव और 2 बार देश के आम चुनाव में जीत दर्ज कर जनादेश हासिल किया है, जो उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बुनियाद है जिसकी दुहाई ब्रिटेन दुनिया भर में देता है। और इसलिए भी उसकी आधिकारिक प्रसारण कंपनी के रूप में बीबीसी का इस तरह सवाल उठाना आपत्तिजनक लगता है। डॉक्यूमेंट्री की विषय वस्तु पर बहस तो बाद की बात है। पहले तो उसके शीर्षक 2002 द मोदी क्वेश्चन में ही इसे विवादित बनाने की साजिश दिखाई देती है। अव्वल तो ऐसे शीर्षक से ही निर्माताओं की नीयत में नकारात्मकता दर्शित होती है। ऐसा लगता है मानो इस घटना के संदर्भ में तत्कालीन मुख्यमंत्री की भूमिका से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं और ये अनसुलझे मुद्दे देश की किसी स्थायी समस्या के प्रतीक बन गए हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्री से ये बात साफ नहीं होती कि बीबीसी के दिमाग में नरेंद्र मोदी से जुड़े कौन से सवाल बाकी रह गए हैं। दूसरी तरफ डॉक्यूमेंट्री से ये भी साफ पता चलता है कि इसके निर्माताओं के पास कहने के लिए नया कुछ भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतने वर्षों के बाद कहने को कुछ बचा ही नहीं है। काफ़ी हद तक
वह सब कुछ जो दोनों पक्षों द्वारा कहने की आवश्यकता थी पहले ही कहा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तो मामले से जुड़ा हर पक्ष आगे भी बढ़ चुका है, तो कहीं यह एक मजबूत नेता की अगुवाई में भारत के उदय से पश्चिमी देशों में बेचैनी का नतीजा तो नहीं है। पश्चिम के परोक्ष दबाव के बावजूद चाहे कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का मामला हो या यूक्रेन युद्ध में तटस्थ भाव के साथ रूस से दोस्ती बरकरार रखने का या फिर चीन से तनाव के बीच भी संवाद की डोर बनाए रखने का कूटनीतिक कौशल भारत वैश्विक शक्ति का केंद्र बनने की राह पर मजबूती से अग्रसर है। जलवायु परिवर्तन से लेकर G20 के अध्यक्ष के तौर पर ग्लोबल साउथ की चिंताओं पर भी भारत की नेतृत्वकारी भूमिका पश्चिमी ताकतों को बहुत खल रही है। ऐसे में भारत सरकार के इस तर्क में दम नजर आता है कि डॉक्यूमेंट्री दरअसल औपनिवेशिक मानसिकता से प्रेरित होने के साथ ही तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर भारत की अखंडता को चुनौती देने का प्रयास है। यह भी दिलचस्प बात है कि BBC की इस डॉक्यूमेंट्री पर ब्रिटिश संसद में भी चर्चा हुई है, जहां खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक औपचारिक रूप से बयान दे चुके हैं कि उनका देश दुनिया के किसी भी हिस्से में होने वाली हिंसा को बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि पेश की गई है वे उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। इस विवाद में अपने देश की भूमिका को देखते हुए ऋषि सुनक ने सफाई देने में जो तेजी दिखाई है वो भी वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते कद पर मुहर है। गुजरात दंगों के 3 साल बाद अमेरिका में जॉर्ज बुश सरकार ने भी नरेंद्र मोदी के अमेरिकी वीज़ा पर बैन लगाया था, लेकिन तब अपनी गलती सुधारने में अमेरिकी प्रशासन को करीब करीब 1 दशक लग गया था। वीज़ा बैन हटाए जाने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में अमेरिका अब जिस तरह पलक पावड़े बिछाता है उससे उनका हर अमेरिकी दौरा ऐतिहासिक बन जाता है। बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन तक प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में खुद खड़े नजर आते रहे हैं। एक तरफ सितंबर 2014 की अपनी पहली अमेरिकी यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी आवाम को अपना मुरीद बना दिया था, वहीं 2 साल बाद 8 जून 2016 को अमेरिका के दोनों सदनों में अपने संबोधन से उन्होंने नया इतिहास रचा था। उस दिन प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान पूरा सदन कई बार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा और सदस्य अपनी कुर्सी से खड़े होकर उनका अभिवादन करते नजर आए थे।